नमस्कार। आज हम लोग बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध और बाबर की मृत्यु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा जो लड़ा गया था। तो ये 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में जो हरियाणा में है। अब इस युद्ध में मुगलों की तरफ से बाबर और अफगानों की तरफ से जो है इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध की खास बात थी कि इस युद्ध में जो है तुलगमा पद्धति और रोमानी या नहीं सॉरी उस्मानी या रोमी विधि का प्रयोग किया गया था। अब ये तुलगमा पद्धति क्या होती है इसके बारे में बताते हैं कि सेना का वह भाग जो सेना के दाएं बाएं भाग के किनारे पर सुरक्षात्मक रूप से खड़ा होता था, जिसे कोतल कहते थे या इतमिस कहते थे। और ये क्या कहा कि शत्रु के पीछे से चक्कर काटकर पीठ पर हमला करता था और उसे खत्म कर देता। तो जैसे कि यहाँ पर मानते हैं कि ये शत्रु की सेना खड़ी है और ये बाबर की सेना होती थी। अब इसके जो है दाएं बाएं पे यहाँ पर और इधर सेना कुछ खड़ी कर दी जाती थी छिपाकर। तो ये पीछे से चक्कर काट के इस तरह से गोला बनाकर पीछे से शत्रु की पीठ पर हमला करती थी। तो ये तुलगमा पद्धति कहलाती थी। इसके बाद आता है उस्मानी या रूमी विधि। इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ये तोप सजाने की विधि थी। इसमें किस तरह से युद्ध में तोप को सजाया जाए और दुश्मनों को मार गिराया जाए। तो ये इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1514 में ईरानियों के द्वारा चाल्दीराम युद्ध में उस्मानियों ने किया था। तो इसमें इस पद्धति को भारत में लाने वाला बाबर था। तो इसमें क्या होता था कि जो ये सबसे पहले तोप की पंक्ति होती थी शत्रु की सेना के सामने, फिर उसके बाद हाथी, उसके पीछे घोड़ा, इस तरह से, फिर उसके बाद ये पैदल सैनिक होते थे। तो सबसे पहले ये तोप द्वारा उड़ा दिए जाते थे ज्यादातर सैनिक। इसके बाद बात करते हैं कि बाबर की युद्ध जो रणनीति थी वो रक्षात्मक थी। जरूरत पड़ने पर वो आक्रामक बनाया जा सकता था। उसने 700 गाड़ियों की पंक्ति से एक अरावा विधि का निर्माण किया था। और बाबर के अनुसार उसके पास जो है केवल जो है 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे। तो इस तरह से देखते हैं कि इब्राहिम लोदी का साथ जो है ग्वालियर के नरेश विक्रमाजीत ने दिया था। और जो दोनों लोग मतलब इस युद्ध रणभूमि में मारे जाते हैं। तो भारत का जो पहला इतिहास मतलब सुल्तान था जो रणभूमि में मारा जाता है। इसके बाद जब बाबर विजयी होता है इस युद्ध में तो सबसे पहले बोलता है कि काबुल की अब गरीबी नहीं, क्योंकि काबुल में उसे केवल आय के नाम पर तमगा मिलता था और जो है आयात और निर्यात शुल्क के नाम पर उसे महसूल मिलता था। तो इसके बाद वो कहता है कि अब काबुल में गरीबी नहीं। तो इसके बाद सबसे पहले वो विजयी होने के बाद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाता है, यानी कि बख्तियार काकी जिनका नाम होता है बख्तियार काकी। तो उसके बाद ये जो है दौलताबाद में अपना शिविर बनाता है और जो है 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में अपना नाम का खुतबा पढ़वाता है और अपने आप को बादशाह घोषित करता है। तो यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो नेक्स्ट है कि इसी में आगरा में जो है हुमायूं ने इसे एक कोहिनूर हीरा दिया था। तो हीरा को इसने खैर उसे वापस कर दिया था, बोले कि रहने दो अपने पास रखो। इसमें पहली बार हुआ कि जो है कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कंधार कभी भारतीय अंग के दोबारा अंग बने थे, ये पहली बार। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो था मतलब पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के बारे में विशेषकर इतिहासकारों का मत था कि पानीपत का युद्ध जो है क्या बोलते हैं ना कि एक अनुभवहीन और नाम मात्र का सुल्तान था, इसलिए वो हार गया था। तो इसके बाद आता है हमारा खानवा का युद्ध की बात करते हैं। तो खानवा के युद्ध में 16 मार्च 1527 में ये युद्ध होता है और इसमें जो है राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब ये खानवा का है कहां पर बताते हैं खानवा का। तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपबास तहसील के अंतर्गत जो है गंभीरी नदी के किनारे खानवा
गांव था, वहां पर इस युद्ध का मतलब हुआ था, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और इसमें विधि में जो है इस युद्ध में मलिक कशिश और मुनीफ अतका नाम के जो दो सैनिक थे, उन्होंने तोपची यानी कि तोप का संचालन विधि संभाल रखी थी और बाबर की तरफ से। तो क्या है कि राणा सांगा की तरफ से जो है युद्ध करने के लिए राजपूतों में एक प्रथा थी, पाथी पेखन। पाथी पेखन का मतलब होता है कि युद्ध से पहले वो अपने जो है सभी राजाओं को, राजपूतों को पाथी भेजता था, पत्र भेजता था कि आप लोग युद्ध में शामिल होइए। तो इसलिए पाथी पेखन प्रक्रिया इसने शुरू की थी। तो इसमें सब जो है राणा सांगा की तरफ से काफी मजबूत स्थिति लग रही थी। जैसे इसका हसन खां मेवाती था, और इधर सिकंदर का इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, और इधर तुम्हारा राय सिंह का सिलहदी, और एक और मतलब समस्त राजस्थान के राजपूत राजा थे इसके साथ में। लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाते हैं, और इसमें जो है हसन खां मेवाती वीर गति को प्राप्त होता है। और इधर जब राणा सांगा युद्ध मैदान में जब घायल होता है, तो एक हज्जा झाला नाम के व्यक्ति को राणा का मुकुट पहनाकर, और राणा सांगा को कुछ उसके जो वफादार सैनिक थे, वफादार उसके मित्र थे, उन्होंने उसे बसावर नामक स्थान पर उसे सुरक्षित पहुंचा दिया था। तो इस तरह से इसमें होता क्या है कि खानवा का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि जो है पानीपत का युद्ध मतलब नाम मात्र का सुल्तान और अनुभवी सुल्तान था। लेकिन इस युद्ध में जो है राजस्थान के सभी राजपूत और कुछ अन्य शक्तियां भी उसके शामिल हुई, फिर भी इस युद्ध को हार जाते हैं। तो इस तरह से ये खानवा का युद्ध हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं चंदेरी का युद्ध की बात करते थे। तो चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 में होता है। तो ये चंदेरी का मैदान, चंदेरी का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और बाबर ने मिलकर मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। अब बाबर की केवल डिमांड इतनी थी कि वो शमशाबाद के बदले हमें चंदेरी दे दी। तो उसने क्या किया, मेदिनी राय ने बोले कि नहीं, इसकी जो रिक्वेस्ट थी, बोले नहीं देंगे हम चंदेरी को। तो फिर इसने चढ़ाई कर दी, दोनों लोगों ने मिलकर, शेर शाह सूरी और बाबर ने। तो यहाँ पर मेदिनी राय युद्ध में पराजित होता था, और इस युद्ध को और खानवा के युद्ध को दोनों को इसने जिहाद की संज्ञा दी थी। तो जब यहाँ पर क्या होता है कि मेदिनी राय पराजित होता है, और बाबर ने यहाँ पर क्या किया कि राजपूतों के सिर कटवाकर एक स्तंभ निर्मित करवाया था यहाँ पर। तो ये था चंदेरी का युद्ध के कुछ पार्ट थे, वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एक कोतली का युद्ध की बात कर लेते हैं। कोतली का युद्ध अभी खैर इसमें नहीं है, वो हमारा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। जब हम उसमें लोदी को पढ़ेंगे तब उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो ये 5 या 6 मई 1529 में होता है। और इस युद्ध में क्या कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? अफगान का संघ होता है, जिसमें नुसरत शाह, ये बंगाल का शासक, महमूद लोदी, ये सिकंदर का द्वितीय पुत्र होता है। उसके बाद शेरशाह सूरी और बाबर के बीच में इस युद्ध में युद्ध होता है। अब ये मध्यकालीन इतिहास का ऐसा पहला युद्ध है जो जल और थल पर लड़ा गया था। तो इसकी बात करते हैं कि अफगानों का नेता यहाँ सिकंदर लोदी का दूसरा पुत्र महमूद लोदी, जिसे राणा सांगा ने भी दिल्ली का सुल्तान मतलब स्वीकार कर लिया था। इसके बाद बाबर अफगान संघ को पराजित करने के बाद अफगानों से भी समझौता कर लेता है, क्योंकि वहां पर कोई अभी स्थायी समाधान नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जो है बंगाल का शासक था, नुसरत शाह से संधि करता है, और बंगाल के शासक नुसरत शाह से वचन लेता है कि बाबर विरोधी कोई गतिविधि, कोई दुश्मन बंगाल में नहीं घुसने पाएगा, घुसने नहीं देना। तो इस तरह से उससे वचन लेता है। अब इसी तरह से बंगाल के बाद आता है बिहार में ये 1 करोड़ का खालसा तैयार करता है, और ये इसमें 50 लाख खालसा को एक महमूद लोहानी नाम को दे देता है, और वो वहां से वचन लेता है कि यहाँ से तुम्हारा जो है कन्नौज से लेकर बिहार तक की शासन व्यवस्था बजेदार मतलब जागीरदारों को दे देता है। अब जो है कुछ यहाँ पर जो अमीर थे, अमीर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए कुछ इसने हकीमों की भी नियुक्ति की थी। तो इस तरह से अपने शासन के जब ये अंतिम समय पर था,
तो उसमें वित्तीय संकट का एक दौर आया, तो उसने एक आदेश जारी किया, बोले कि अपनी अपनी जागीर से 30% आय का हिस्सा, सॉरी, आय का 30% हिस्सा बादशाह के शाही कोष में जमा कराएं। तो बादशाह का जो शाही कोष होता है, ये बैत उल माल कहते थे इसको, बैत उल माल कहते थे। इसके बाद आते हैं बाबर की मृत्यु। तो बाबर की मृत्यु की जो है 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। तो आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में इसमें शेर शाह के काल में इसकी जो पत्नी थी यूसुफ फजई, इसने उसकी अस्थियां निकालकर काबुल में दफनाया जाके, क्योंकि जो है बाबर मानता था कि काबुल की जो जलवायु है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और इसी के साथ में अब इसके मृत्यु पर कुछ लोगों के विचार हैं कि एक इसकी जो वो थी गुलबदन बेगम, तो उसका विचार था कि इसका जो परामर्शी था बाबर का, जो क्या नाम है, मीर अब्दुल बका, तो उसके परामर्श के अनुसार जो हुमायूं की सर्वप्रिय वस्तु समझकर स्वयं को खुदा को ये सौंप देता है। तो इस तरह से उसका स्टेटमेंट था। दूसरा, अबुल फजल लिखते हैं कि जो है बाबर की मृत्यु अपने पुत्र के लिए की गए बलिदान के फलस्वरूप हुई थी। इस तरह से अबुल फजल लिखते हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट गुलबदन बेगम है, ये लास्ट निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि बाबर का जो इलाज जो हकीम कर रहे थे, उनके निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया विष इनकी मृत्यु का कारण बनता है। तो ये तुम्हारा उसका है बाबर की मृत्यु का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हम लोगों ने बाबर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हुमायूं। हम लोग एक यूपीपीसीएस का 2024 आरओ, एआरओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने कुछ बैच स्टार्ट किए हैं। तो इनमें जो भी प्रतियोगी छात्र अगर जुड़ना चाहता है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर 9599801251 पर जानकारी ले सकता है, और यूपीपीसीएस 2023 का मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिस प्रतियोगी छात्र को जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर जानकारी ले लें। और उसके बाद एक हमारा टेलीग्राम आईडी है, तो जिसमें हम फ्री आपको ऐड करेंगे। उसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन से, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह जो भी हमें बुक्स वगैरह की जानकारी लेनी हो, उसमें सब कुछ, मतलब डाउट क्लियर, कोई भी प्रश्न वगैरह होता है वो हम आपका उसमें क्लियर करते हैं। तो टेलीग्राम आईडी पे जुड़ना ना भूलें। तो t.me/GS विद कुमार विमल, ठीक है ये। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी